हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के बारे में। आई नो काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर इस एक्ट को कवर करा दीजिए, बट थोड़ा सा समय लग गया। ऑलमोस्ट एक वीक से कोई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड नहीं हुई है, थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था। बट अभी जो है रेगुलर आपको वीडियोस अपलोड हो जाएंगी और सारे जितने भी माइनर एक्ट्स हैं, आप यूपी पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हो या छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हो सिविल जज की, आपको ये सारे एक्ट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। सबसे पहले समझते हैं ये एक्ट क्यों बनाया गया, ये बात क्या करता है। ये उनके अधिकारों के बारे में बात करता है जो व्यक्ति डिसेबल है, जो व्यक्ति दिव्यांग है, उनके अधिकारों के बारे में बात कर रहा है कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनकी भी एक डिग्निटी होती है, वो मेंटेन होनी चाहिए, वो खुद के डिसीजंस ले सकें, उनको सोसाइटी में इंक्लूड किया जाए जिससे वो इफेक्टिव पार्टिसिपेट कर सके चीजों में, और वगैरह वगैरह ऐसी बातें कि उनको इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी दी जाए बकायदा, जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति को दी जाती है, जैसे कि आपको हमको दी जाती है, वैसे ही कोई व्यक्ति अगर डिसेबल है तो उसको भी सिमिलर उसके राइट्स होते हैं। तो आप यहां पर ना काफी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हुए देखोगे, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, और काफी चीजों से यहां पर बात होगी। कॉन्स्टिट्यूशन को भी थोड़ा सा रिलेट यहां पर किया जाएगा। तो बेसिकली ये बात करता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ठीक है, तो इन्हीं चीजों से रिलेटेड हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें थोड़ी हिस्ट्री की, तो इसके पहले आप देखेंगे कि एक राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 करके आपका एक्ट था। ठीक है, 1995 करके एक्ट था, जिसको आपका जो ये एक्ट है ना, ये रिपील करता है। आपका ये वाला एक्ट जो है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये इसको क्या करता है, रिपील करता है। तो अब ये वाला एक्ट हटके आपको पढ़ना है सिर्फ 2016 का। ठीक है, अब अगर हम कुछ बात करें कि क्यों इस एक्ट को लाया गया 2016 वाले को 1995 को हटाकर, तो कुछ बदलाव है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला तो अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली इंसल्ट करता है या इंटिमिडेट करता है या ह्यूमिलेट करता है ऐसे व्यक्ति को जो डिसेबल है, ठीक है, कोई दिव्यांग व्यक्ति को अगर कोई ह्यूमिलेट करता है, कोई इंसल्ट करता है, इंटिमिडेट करता है, थ्रेटन करता है कहीं भी पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक व्यू में, तो यहां पर इस एक्ट में आपको इंप्रिजनमेंट हो सकती है, पेनल्टी वगैरह, फाइन वगैरह लगाया जा सकता है। दूसरा, आपने फॉर्म भरे होंगे काफी, जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, फॉर्म भरते हो, तो वहां पर एक सेक्शन होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला, कि क्या आप पीडब्ल्यूडी वाले हो। ठीक है, तो क्यों ऐसा पूछा जाता है, क्योंकि देखो जो ये एक्ट है ना, ये एक्ट आपको प्रोवाइड करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज एक तरीके से। मतलब कि क्या होता है कि पहले का जो था आपका 1995 का, वहां पर 3% कोटा पीडब्ल्यूडी वालों के लिए रिजर्व था, बट ये एक्ट जब से आया है उसने 3% से बढ़ा के वो 4% कर दिया है। तो दूसरी चीज अगर हम देखें तो 3% से इंक्रीज होके ये 4% का कोटा यहां पर हो गया है। ठीक है, जो कि रिजर्व रहता है किसके लिए, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनके अंदर ये कोटा जो है रिजर्व रहता है। ठीक है, दूसरा ये पहला वाला हमने देखा था कि अगर इंसल्ट किया, इंटिमिडेट किया, तो थ्रेटन किया, तो क्या होगा, यहां पर पनिशमेंट आपको बताई गई है। राइट, चलिए अब देख लेते तीसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि इन्होंने क्या किया है, स्पेशल कोर्ट बनाए हुए हैं। स्पेशल कोड बनाए इस एक्ट के अंदर, जो कि किन मामलों में देखेंगे, जो जिन भी अधिकारों को, पीडब्ल्यूडी वाले अधिकारों को अगर कोई वायलेट करता है तो उन मामलों को स्पेशल कोड देखेंगे, स्पेशल कोड बनाए गए हैं। देन आगे बात करते हैं। फोर्थ, गवर्नमेंट फंडेड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, समझ रहे हैं आप, गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। सर ये इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, देखिए समझिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है जहां पर, मतलब जहां पर जो डिसेबल वाले बच्चे और विदाउट डिसेबिलिटी वाले बच्चों को साथ में पढ़ाया जा रहा है। वो इस तरीके से इतने उनका इंफ्रा और सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो हर बच्चे को टैकल कर सकते हैं उस हिसाब से। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जाएगा कहां पर, जो गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है एज वेल एज जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पर बहुत ही मेजर कुछ चेंजेस हुए हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। आपको मालूम है मैं हमेशा पढ़ाता हूं तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देता हूं कहां पर क्वेश्चन आ सकता है हमेशा। और अभी भी जैसे कि हमने अभी एडीपीओ का एग्जाम हुआ तो वहां पर मैंने जहां जहां जो बताया था वहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए, तो अब इसमें एक और इंक्लूड किया है इन्होंने, एसिड विक्टिम, जो एसिड अटैक होता है जिन विक्टिम्स के ऊपर, वो भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। ये आपका ये एक्ट बताता है, जो एसिड अटैक वाले विक्टिम होते हैं वो भी पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में आते हैं।
ठीक, अगर हम पीछे के पास्ट का देखें काफी कुछ उठाकर, तो गर्ल्स या वुमेन्स पर ज्यादा इस तरीके से हुए हैं जिससे उनका कहीं फेस बिगड़ जाता है या डिसेबल हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है, तो वो उनको भी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में इस एक्ट में डाला गया है। देन ड्वार्फिज्म वगैरह, जो 4 फुट 10 इंच से जो कम के अगर हाइट होती है किसी की, तो उसको भी इस कैटेगरी में यहाँ पर डाला गया। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हम कह सकते हैं जो कि इस एक्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली हमने बात की है कि 1995 से 2016 वाला एक्ट आया तो क्या कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है, ये हमने चेंजेस समझे। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि क्यों इस एक्ट को लाया गया, क्या कुछ बदलाव हुए। तो ये तो बेसिकली हिस्ट्री की बात हो गई। अब बात करते हैं एक बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि हमने देखा कि एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब जब आप फॉर्म भर रहे होते हो तो क्या आप पीडब्ल्यूडी से हो, ठीक है, क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है, क्या आप विजुअली इंपेयर्ड हो, क्या आप डेफ हो, कुछ है क्या आपको इस तरीके से डिसेबिलिटी। और मान के चलो किसी व्यक्ति को नहीं है बट वो झूठा सर्टिफिकेट बना के ले आए, क्यों? क्योंकि कोटा मिल रहा है, ठीक है, कोटा मिल रहा है तो फायदा है, जॉब लगने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपके मन में भी सवाल आता होगा कि सर ऐसा हो तो क्या होगा, ठीक है। जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी, मूवी का नाम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, जिसमें वो एक डायलॉग है कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और मुझे बस। जी हाँ, तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, ये झूठ बोला है, जैसे हमने देखा, अभी आपने एक क्लिप देखी होगी, तो उसमें वो व्यक्ति एक्चुअल में देखा जाए तो वो लंगड़ा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक सीन भी आता है इसमें वो भाग रहा होता है तेजी से, उसको पैसे दिए होते हैं ऐसा बोलने के। तो अगर कोई ऐसा करता है कि वो झूठा सर्टिफिकेट बनवा ले, कुछ करवा ले, तो इस एक्ट के अंदर उस चीज के लिए भी प्रोविजन, पेनल्टी, पनिशमेंट दी हुई है। वो खैर हम आगे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज जब पढ़ेंगे तब हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया है इस एक्ट के बारे में। अब आ जाते हैं प्रीएम्बल के ऊपर, बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था एक कन्वेंशन, किस चीज के ऊपर? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के ऊपर। किस तारीख को? तारीख इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 2006, इस तारीख को याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है स्टिल, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये कन्वेंशन को अडॉप्ट किया था 13 दिसंबर 2006 को, और फिर देखो आप 2016 में आपका ये एक्ट बनकर आया है 27 दिसंबर 2016 में, ठीक है। इसके पहले कौन सा एक्ट था मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 1995 का रिपील किया गया था, वो एंड में हम देखेंगे भी, 102 सेक्शन में वहां पर लिखा हुआ है। चलिए, याद इससे ये आता है कि एक बार हम ये देख लेते हैं कितने सेक्शन है टोटल। तो टोटल आपके 102 सेक्शन है, और चैप्टर अगर हम बात करें टोटल तो 17 चैप्टर्स हैं आपके यहां पर, ठीक है। और रिपील एंड सेविंग में आपको दिख जाएगा कि 1995 वाला जो है इस एक्ट द्वारा क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। और साथ ही साथ मैं बताऊं कि जब हम ये पूरा एक्ट कंप्लीट कर लेंगे तब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं कि जितने भी 17 चैप्टर्स है ना आपको इजीली याद हो जाएंगे, बट शुरुआत में नहीं दूंगा। पहले एक्ट को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद एंड वाले वीडियो में जो 4 या 5 पार्ट में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वहां पर मैं आपको एक ट्रिक दूंगा इसकी याद करने की। चलिए अब जाते हैं वापस आपके प्रीएम्बल के ऊपर। तो बेसिकली प्रीएम्बल क्या, जो भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री रही है, तो ये कन्वेंशन जो अडॉप्ट किया गया है यहाँ पर 13 दिसंबर 2006 को। अब ये कन्वेंशन में क्या कुछ बातें हुई, देखो, जब भी कन्वेंशन होते हैं, जब इंडिया उसकी पार्टी बनती है या तो उसको रेटिफाई करती है, तो अब जो ये कन्वेंशन होते हैं, जो जो स्टेट इसके मेंबर बनते हैं, ठीक है, तो उनको वो चीजें जब अपने यहां पर वो लॉ बनाते हैं, उस चीज के अंदर उनको वो चीजें डालनी होती हैं जैसा कन्वेंशन में लिखा होता है। कन्वेंशन में क्या कुछ जनरल प्रिंसिपल लिखे होते हैं कि भाई उनके अधिकार को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब ऐसे लोगों को थोड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको ऐसी फैसिलिटीज देनी चाहिए जिससे वो भी वो चीजें कर सकें जो डिसेबल नहीं है वो कर सकता है, ठीक है। तो उनको क्या करना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी देनी चाहिए कि अगर आप गूगल पर सर्च कर कर कुछ चीज ढूंढ सकते हो तो वो भी ढूंढ सकें, बट अगर विजुअली इंपेयर्ड है, किसी को कम दिखाई देता है, तो वो कैसे कर सकता है? तो या तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर उसमें इनबिल्ट हो कि वो बोल दे, स्पीच रिकॉग्निशन जो रीडिंग वाले जो होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ किया जाए उनके लिए, ये यहां पर बेसिकली लिखा। तो एक एक करके इसको पढ़ते हैं। पहला, रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू मेक वंस ओन चॉइसेस, वो खुद के चॉइस, इंडिपेंडेंट वगैरह, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस, की भाई ह्यूमन डाइवर्सिटी है, हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता,
ठीक है, तो उस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उस डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी जो भी अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो उनके लिए यहां पर रिजर्व दिया जा रहा है। हमने देखा जैसे कि 3% से बढ़ाकर यहां पर 4% इस एक्ट में किया गया है कि उनको एक कोटा है रिजर्व उनके लिए। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी की चीजों को वो इस्तेमाल कर सकें, उस चीज की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी हो बिटवीन मैन एंड वुमेन, रिस्पेक्ट हो फॉर द इवॉल्विंग कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड उनका रिस्पेक्ट वगैरह और उनकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करा जा सके। ये सब चीजें कन्वेंशन में बात की। इंडिया, ये देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर इज इंडिया द सिग्नेटरी, तो इंडिया ने साइन किया हुआ है इस कन्वेंशन को। तो इंडिया ने रेटिफाई कब किया था कन्वेंशन को? 1 अक्टूबर 2007 में। ठीक है, इंडिया ने 1 अक्टूबर 2007 में रेटिफाई किया था, 13 दिसंबर 2006 को ये कन्वेंशन हुआ था। इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, बट अगर आप ध्यान रख लो तो सोने पे सुहागा। चलिए, तो ये बेसिकली हो गई। अब बढ़ते हैं हम हमारे एक्ट की ओर और हम चालू करते हैं आपका चैप्टर 1। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले डेट देख लेते हैं। तो आपका जो ये 27 दिसंबर 2016 को आपका एक्ट बना और फोर्स में कब आया? तो फोर्स में आपका 19 अप्रैल 2017। तो ये दोनों डेट मैं ऊपर लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। 19 अप्रैल 2017 को जो है ये आपका फोर्स में आया। तो दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू वाले देखिए जितने भी एक्ट्स हैं वहां पर ये डेट्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, डेट को याद करने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी बात करता है, एक्ट का नाम क्या है ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। सबसेक्शन 2 बात करता है ये एक्ट कब फोर्स में आया? तो आपका 19 अप्रैल 2017 को ये फोर्स में आया, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन क्लॉज की ओर। डेफिनेशन क्लॉज किस बारे में बात करता है? चलिए, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, बात करता है सबसे पहला अपीलाट अथॉरिटी के बारे में। इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है, यहां पर चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। एक्चुअली बात करता है ऐसी अथॉरिटी जो 14 के 3, 53 के 1 और 59 के 1 में बताई गई है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं, वहीं पर देखेंगे। देन दूसरा आता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अभी तक आप समझ गए होंगे, मैंने इतने सारे एक्ट आपको पढ़ाए हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसके द्वारा कुछ फंडिंग वगैरह दी जा रही है, ठीक है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कुछ एस्टेब्लिश कर रही है, तो वो वहां पर वो हो जाएगी। अब यहां पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां पर एक कैंटोनमेंट बोर्ड यहां पर इंक्लूड की गई है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर होती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाएगी, बट स्टेट में नहीं आएगी। इसलिए स्टेट में क्या लिखा हुआ है? अदर देन अ कंटेनमेंट बोर्ड। बाकी जो हम हमेशा हर एक्ट में पढ़ते हुए आए वही सब कुछ लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम आएगी, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है तो वो स्टेट गवर्नमेंट आएगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी आता है आपका बैरियर के बारे में बात करता है। बैरियर मतलब क्या होता है? देखो, किसी को कम्युनिकेशन बैरियर होता है, जैसे हम बोलते हैं ना यार कि व्यक्ति ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो एक तरीके से वो कम्युनिकेशनल बैरियर है। इसी तरीके से और भी बैरियर होते हैं। अब बैरियर करता क्या है ये समझो। बैरियर हैम्पर करता है, मतलब आप पूरी तरीके से फुल एंड आपका जो इफेक्टिव तरीके से आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो। तो यहां पर बात कर रहा है कि ये जो बैरियर है वो कम्युनिकेशनल हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो, एनवायरमेंटल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, ये हैम्पर करता है फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन सोसाइटी में, कि ये पीडब्ल्यूडी वाले जो हैं वो क्या नहीं कर पा रहे हैं? फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है और वो एज अ बैरियर बन जाती है। तो ये बेसिकली यहां पर बैरियर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। डी, केयर गिवर। केयर गिवर सिंपल है, बात करता है एनी पर्सन इंक्लूडिंग पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स हु विथ और विदाउट पेमेंट, या तो बिगर पैसे के या फिर पैसा लेकर केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी को। ठीक है, तो ये हो गया केयर गिवर। आगे बढ़ते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी मींस एन अथॉरिटी जो कि डेजिग्नेटेड है 57 के 1 में, तो वहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर नहीं। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन। एफ बात करता है कम्युनिकेशन के बारे में। देखो, जनरली आपको मालूम है कम्युनिकेशन क्या होता है। अब यहां पर कुछ वर्ड्स ऐसे यूज किए गए हैं जिनका मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि आगे भी वो पढ़ने को आएंगे। कम्युनिकेशन इंक्लूड मीन्स एंड फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट। देखो यहां पर कुछ समझाने जैसा है, लैंग्वेज, डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट, ब्रेल। अब ये समझाने जैसा है। अब इसको देखो, ये क्या बात करता है। ब्रेल मतलब क्या? यहां पर बात करता है ब्रेल मतलब क्या होता है। आपने एक मूवी देखी होगी काबिल। कौन सी मूवी के बारे में बात कर रहा हूं? काबिल। काबिल मूवी में आपने देखा होगा ऋतिक रोशन रहता है, ठीक है। जब ऋतिक रोशन को आपने देखा होगा कि वो अंधा रहता है उस मूवी में, तो वो कैसे पढ़ता है? ब्रेल मतलब क्या होता है? एक पेपर पर डॉट्स बने होते हैं जिनको वो
टच करके, सेंस करके, फील कर कर उनको वो समझते हैं कि क्या वर्ड लिखा हुआ है, और वो इस तरीके से ट्रेन होते हैं कि उनको पता चल जाता है। ठीक है, वो देख तो सकते नहीं है, तो वो टच करके समझ जाते हैं कि ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है। उस कम्युनिकेशन को ब्रेल कहते हैं। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे तो टेक्टाइल कम्युनिकेशन भी होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, टेक्टाइल कम्युनिकेशन मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विया द सेंस ऑफ टच। वही टच करके आप चीजों को समझना। वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता, वर्बल में तो क्या हम बात करते हैं बोल के, यहां पर बिगर बोले विद द सेंस ऑफ टच, हाथ को टच करके, हैंडशेक करके, इस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। उसके बाद साइन हो गया, लार्ज प्रिंट, एक्सेसिबल मल्टीमीडिया क्या होता है। देखिए, मैंने यहां पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैंने वहां पर सबके मीनिंग भी लिखे हुए हैं कि इनकेस आप अपने बैरेट को लेकर बैठे हैं और अगर आप चाहें तो उनका मतलब लिख लें, क्योंकि कई बार हमें चीजें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, तो एक्सेसिबल मल्टीमीडिया मतलब डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन इमटेरियल ऑफ यूजर्स डिसेबिलिटी। अगला व्यक्ति डिसेबल है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे तरीके से आप डिलीवर करते हो इंफॉर्मेशन कि डिसेबल वाले बंदे को भी समझ में आएगा और डिसेबल जो नहीं है उसको भी समझ में आएगा। मतलब कि आप विजुअली इंपेयर्ड हो, आपको कम दिखाई देता है, आपको कम सुनाई देता है, आपको कलर ब्लाइंडनेस है या कोई भी तरीके की कुछ आपको डिसेबिलिटी है, बट एक्सेसिबल मल्टीमीडिया मतलब होता है कि सबके लिए बराबर, मतलब इस तरीके से बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक वीडियो चल रहा है, ठीक है, तो अगर किसी को सुनाई नहीं देता तो उस वीडियो में धीरे धीरे बोला जाएगा कि वो लिप रीड कर सके। ठीक है, अगर कोई सुनाई नहीं देता तो पढ़ सकता है, तो वहां पर सबटाइटल इस तरीके से आएंगे कि कलर ब्लाइंडनेस वाले बंदे को भी दिखे। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेसिबल मल्टीमीडिया। देन आगे कम्युनिकेशन में और क्या लिखा हुआ है देखते हैं। रिटन, ऑडियो, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले, साइन लैंग्वेज जो होती है आपको मालूम ही है, प्लेन लैंग्वेज, ह्यूमन रीडर। ऑगमेंटेटिव क्या होता है, देखो इसको समझो। ऑगमेंटेटिव मतलब जैसे आपने एक बच्चे को देखा होगा, ठीक है, वो क्या करता है, जब छोटा बच्चा होता है वो बोल तो सकता नहीं है, तो अगर उसको प्यास लगी है तो क्या करेगा, वो ग्लास उठा लेगा, ग्लास उठा के आपको दिखाएगा, तो उससे क्या पता चलता है कि उसको प्यास लगी है। उसको कहते हैं ऑगमेंटेटिव मेथड ऑफ, मतलब मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देन अल्टरनेटिव मोड्स एंड एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन का यहां पर मतलब है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने समझा दी और इस एक्ट में समझना बहुत ही जरूरी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी बात करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में, मतलब ऐसी अथॉरिटी जो कि अपॉइंट की गई है 49 में, तो भैया 49 में ही देखेंगे, यहां नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एच डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। मैंने स्टार्टिंग में ही जब हम इस एक्ट को शुरू किया था मैंने आपको बताया था कि ये एक्ट बात करता है कि ऐसे जो पीडब्ल्यूडी है, जो दिव्यांग व्यक्ति है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, कहीं उसको रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, कहीं पर एक्सक्लूजन ना किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। आप डिसेबल हो तो आप यहां पर नहीं आ सकते, आप एक्सेस नहीं पा सकते इस चीज का, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही यहां पर बात करता है, इसको रीड करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इन रिलेशन टू डिसेबिलिटी मींस एनी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन, रिस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। ध्यान रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी विच इज द पर्पस और इफेक्ट ऑफ इंपेयरिंग और नलिफाइंग द रिकॉग्निशन, एंजॉयमेंट और एक्सरसाइज ऑन एन इक्वल बेसिस विद अदर्स ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। मतलब देखा जाए तो जो व्यक्ति डिसेबल नहीं है और जो व्यक्ति डिसेबल है उसके अधिकार देखा जाए सेम है, वही अधिकार है, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी पे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यही यहां पर लिखा हुआ है। एंड इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड डिनायल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन। ये सब यहां पर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आ जाएगा कि अगर इस तरीके से करा तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन मानेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। एस्टेब्लिशमेंट मतलब गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब यहां पर दोनों ही है, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। फंड का मतलब नेशनल फंड, जो कि सेक्शन 86 में देखेंगे। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब समझ लेते हैं, क्या बात करी ऊपर हमने देखा। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट मतलब कॉर्पोरेशन जो कि एस्टेब्लिश की जा रही है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या बाय सेंट्रल एक्ट या फिर अंडर अ सेंट्रल एक्ट या फिर स्टेट एक्ट या फिर कोई अथॉरिटी या बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड और फंडेड बाय गवर्नमेंट। कुल मिलाकर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट मतलब ऐसी कॉर्पोरेशन जो कि या तो सेंट्रल ने सेंट्रल एक्ट पास करके बना दी या स्टेट एक्ट पास करके बना दी, ठीक है, या फिर वो उसके अंदर वो कंट्रोल रखे हुए हैं, ठीक है, 51% की उनकी इक्विटी है उसके अंदर, तो इस तरीके से उसको गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। और वो कहां डिफाइन है, सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, और इंक्लूड करता है कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आता है आपका एल। एल बात करता है हाई सपोर्ट के बारे में।
मतलब एन इंटेंसिव सपोर्ट फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड अदरवाइज विच मे बी रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम वापस एल पर आते हैं। देखिए, आपका आर बात करता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में, और मेरा ऐसा मानना है कि जो एक्ट, जो नाम ही आपके एक्ट का क्या है, राइट विद पर्सन पीडब्ल्यूडी, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो वो आपको मालूम होना चाहिए एटलीस्ट वो कहां पर डिफाइन है। जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एस में और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो आर में डिफाइन है, ये आपको याद होना चाहिए। इसको आप किसी भी तरीके से ट्रिक बना लें, ठीक है। देखिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको 40% से ज्यादा की डिसेबिलिटी है, क्या है, विथ नॉट लेस देन 40% ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, मतलब 40% से ज्यादा की स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है। अब स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी क्या है ये बताई गई है आपके स्केड्यूल के अंदर। और एक और डिफरेंस मैं आपको बता दूं, जो 1955 का एक्ट था जो हमने देखा, उसके अंदर सिर्फ 7 डिसेबिलिटी थी। 1955 वाले एक्ट में कितनी थी, 7 डिसेबिलिटी को उन्होंने स्पेसिफाई किया था, बट 2016 वाले में 7 को हटाकर 21 डिसेबिलिटी हैं जिनको उन्होंने वहां पर स्पेसिफाई किया हुआ है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। खैर क्वेश्चन नहीं आएगा बट आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो 40% से ज्यादा का कोई व्यक्ति अगर डिसेबल है, कोई स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है, तो उसको हम कहेंगे पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वेयर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन मेजरेबल टर्म्स एंड, देखो 40% से ज्यादा जहां पर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी जो है क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है मेजरेबल टर्म्स में। एंड इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूड करता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये वाला एस वाला इसमें इंक्लूड कर रहा है, बोल रहा है जहां पर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी जो है वो डिफाइन है मेजरेबल टर्म्स में, मतलब उसको बताया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। और ये मेजर कौन करता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, मतलब डॉक्टर होता है, वो बताता है कि आपको डिसेबिलिटी है नहीं है, या कोई डिसेबिलिटी है तो कितने परसेंट डिसेबिलिटी है। अगर आपको विजुअली इंपेयर्ड हो तो 20% हो, 30% हो, 40, 50, या कंप्लीटली विजुअली इंपेयर्ड हो कि आपको दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, आर में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करूंगा, आपको ध्यान होना चाहिए। एस बात करता है पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में, मींस अ पर्सन विद लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपेयरमेंट which in interaction with barrier hinder his full and effective participation in society equally with others। जैसे दूसरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वैसे वो नहीं कर पा रहे हैं पार्टिसिपेट, क्यों, क्योंकि ये एक बैरियर की तरह काम करता है डिसेबिलिटी। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, फिजिकल हो, मेंटल हो, इंटेलेक्चुअल हो, सेंसरी हो। अब बात आती है सर इंटेलेक्चुअल और सेंसरी मतलब क्या है, बाकी तो हमें समझ में आ गया। देखो इसके लिए आपके लिए मैं लिख के लाया हूं, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट मतलब क्या होता है, ये लिमिट कर देता है, ठीक है, ये लिमिटेशन लगा देता है कॉग्निटिव फंक्शनिंग पे एंड स्किल्स पे। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, स्लो लर्निंग प्रोसेस, आप बहुत धीरे धीरे सीखते हो। जो आपने एक वो मूवी देखी होगी, वो जादू वाली जो मूवी है, जिसमें वो जो रोहन रहता है, क्या नाम रहता है, जो भी नाम रहता हो, ऋतिक रोशन ले लेते हैं हम तो, ठीक है। तो ऋतिक रोशन जो है वो इतना एज में बड़ा रहता है बट उसका दिमाग 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे तक का रहता है, तो उसको हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट एक तरीके से, ठीक है। बहुत ही बेसिक और सिंपल एग्जांपल इसका ये हो सकता है, ठीक है। देन सेंसरी इंपेयरमेंट क्या होता है, अब सेंसरी इंपेयरमेंट कुछ नहीं है, कॉमन टर्म है, ये यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए कि आप डेफनेस को, ब्लाइंडनेस को, विजुअली इंपेयर्ड, हियरिंग इंपेयर्ड, सुनने में प्रॉब्लम, तो इन सब चीजों को सेंसरी इंपेयरमेंट बोला जाता है। विच इन इंटरेक्शन विद बैरियर क्या करते हैं, फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर पाते सोसाइटी में दूसरों की तरह, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, एस में दिया हुआ है। देखो आप इसको ट्रिक बना लो किसी भी तरीके से, एस फॉर हो सकता है थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम आना, तो सुनने से एस को आप वो कर सकते हो, इस तरीके से आप अपनी खुद की कुछ ट्रिक वगैरह बना सकते हो इजीली, जिससे आपको याद रह जाए। देखो हमारा मेन पर्पस क्या है, एग्जाम में हमको मार्क्स आने चाहिए, किसी भी तरीके से वो चीज याद हो जाए, इसलिए मैं आपको हमेशा मूवीज के या कुछ फनी एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं कि आपके ब्रेन में वो चीज स्टक हो जाए और अगर क्वेश्चन बन जाए तो आपसे वो इजीली बन जाए। चलिए, तो इतना तो आर और एस हो गया। अब वापस जाते हैं हमारे एल के ऊपर। एल बात करता है हाई सपोर्ट के बारे में, मतलब एक इंटेंसिव सपोर्ट, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल या किसी भी प्रकार का ऐसा सपोर्ट जो कि किसके द्वारा रिक्वायर्ड है, बाय अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो अब अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला क्वेश्चन आए तो आपको क्या दिमाग में आना चाहिए, 40% से ज्यादा
वाली डिसेबिलिटी को हम कहेंगे पर्सन विद बेंचमार्क। देखो ये जो 40% है ना, ये क्या है, ये बेंचमार्क है, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, ठीक है, फॉर डेली एक्टिविटीज। डेली एक्टिविटीज करने में अगर 40% से ज्यादा की डिसेबिलिटी है तो उसको पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और उसको हाई सपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। टू टेक इंडिपेंडेंट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एक्सेस करने के लिए फैसिलिटीज, पार्टिसिपेट करने के लिए इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, जैसे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली, कम्युनिटी लाइफ, ट्रीटमेंट एंड थेरेपी। इन सब चीजों के लिए उसको सपोर्ट चाहिए, हाई सपोर्ट, तो उसको हाई सपोर्ट यहां पर बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, एम में आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार मार्क किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जब मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं, जब स्टार्टिंग में हम इसका हिस्ट्री के बारे में और इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा था इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सिस्टम ऑफ एजुकेशन जहां पर स्टूडेंट विथ एंड विदाउट डिसेबिलिटी साथ में लर्न करते हैं, साथ में सीखते हैं। और ये कहां पर होगा, जो हमने देखा था कि गवर्नमेंट के द्वारा जो फंडेड वगैरह होंगे, तो वो उस बारे में यहां पर बात करता है। विथ एंड विदाउट डिसेबिलिटी लर्न टुगेदर एंड द सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज सूटेबली, इस तरीके से अडेप्ट की जाती है कि जो लर्निंग नीड्स हैं, देखो अलग अलग विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कोई डिसेबल है, कोई नहीं है, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है, तो इस तरीके से एक अडॉप्ट की जाए टीचिंग मेथड कि सबको सिखाया जा सके। तो क्या लिखा हुआ है, सुटेबली अडैप्टेड टू मीट द लर्निंग नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, तो उसको यहां पर इंक्लूसिव एजुकेशन, आप बेसिकली इतना ध्यान रखो, इंक्लूसिव एजुकेशन में सब कुछ इंक्लूड है, विथ एंड विदाउट डिसेबिलिटी, ऐसा कुछ क्वेश्चन करके आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, एन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंक्लूड करता है सर्विसेज इनोवेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड, टेलीकॉम सर्विसेज, वेब बेस्ड सर्विसेज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट सर्विस, डिजिटल वगैरह वगैरह। देन आता है आपका ओ इंस्टीट्यूशन, मीन्स एन इंस्टीट्यूशन फॉर द रिसेप्शन, केयर, प्रोटेक्शन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन, तो समझाने ऐसा कुछ है नहीं, इंस्टीट्यूशन का मतलब बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, लोकल अथॉरिटी मतलब वही म्युनिसिपल, पंचायत वगैरह। नोटिफिकेशन जो पब्लिश की ऑफिशियल गैजेट में, नॉट इंपॉर्टेंट। देन आइए टी पर, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स, मतलब हमने ऑलरेडी देख लिया ऊपर, आपको मालूम है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो कि सर्टिफाइड है 58 के 2 के ए में, किसमर 58 के क्लॉज अब क्लॉज 2 के ए में जो डिफाइन है उसको यहां पर बताया गया है कि वो व्यक्ति कौन है, डिसेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स, तो वो व्यक्ति जिसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है मतलब 40% से ऊपर की, और वो सर्टिफाइड है, किसके द्वारा सर्टिफाइड होगा, ऑब्वियसली सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा, ठीक है, जिसको हाई सपोर्ट चाहिए, तो वो कहां पर दिया हुआ है 58 के 2 के ए में, तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देन प्रिस्क्राइब्ड, नॉट इंपॉर्टेंट। देन आगे बढ़ते हैं, वी की ओर बढ़ता है प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, तो मतलब कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव, कोई सोसाइटी, एसोसिएशन, ट्रस्ट, एजेंसी वगैरह वगैरह, ये प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आ जाएंगे। देन डब्ल्यू बात करता है पब्लिक होल्डिंग, पब्लिक नॉट पब्लिक होल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग मतलब यहां पर उन्होंने बोला गवर्नमेंट या प्राइवेट बिल्डिंग जो कि यूज की जा रही है या एक्सेस की जा रही है पब्लिक द्वारा एट लार्ज, इंक्लूडिंग अ बिल्डिंग जो कि यूज की जा रही है एजुकेशनल या वोकेशनल पर्पसेस से, वर्क प्लेस, कमर्शियल एक्टिविटी, पब्लिक यूटिलिटी, रिलीजियस, कल्चरल, लेजर और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। अब लेजर और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज क्या होता है इसको समझ लेते हैं। वो एक्टिविटीज जो पीपल जो हैं वो करते हैं अपनी बॉडी या माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, मतलब फुर्सत का समय जो होता है, ठीक है, एक तरीके से आप इसको कह सकते हो, उस समय जो वो एक्टिविटीज कर रहे हैं अपनी बॉडी माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, वॉकिंग, जॉगिंग, कुछ भी कह सकते हो आप। मेडिकल, हेल्थ सर्विस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, तो इसको पब्लिक बिल्डिंग बेसिकली यहाँ पर बताया गया है। तो ध्यान क्या रखना है, गवर्नमेंट या प्राइवेट बिल्डिंग भी हो सकती है पब्लिक बिल्डिंग के अंदर, बट वो यूज कैसे की जा रही है, वो पब्लिक द्वारा यूज की जा रही है एट लार्ज, राइट। चलिए देन आगे बढ़ते हैं, एक्स बात करता है पब्लिक फैसिलिटी एंड सर्विसेज वगैरह, तो हर प्रकार की यहाँ पर जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं टू द पब्लिक एट लार्ज उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। वो हाउसिंग, एजुकेशनल, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह क्या होती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब आप इस तरीके से सिखाते हो कि वहां पर आप एक तरीके से प्रैक्टिकल एक्टिविटी कराते हो, जैसे खाना बनाना, मेहंदी डिजाइन, मेकअप आर्टिस्ट, ये सब वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
वाई बात कर रहा है रीजनेबल अकोमोडेशन के बारे में। अब रीजनेबल अकोमोडेशन समझो, इसका मैं पहले एग्जांपल देता हूं फिर हम उस पर आएंगे। रीजनेबल अकोमोडेशन हो सकता है एक्सेसिबल पार्किंग देना, मतलब बिल्डिंग के पास में अगर कोई जो पीडब्ल्यूडी वाला व्यक्ति है वो इस तरीके से डिसेबल है कि वो चल नहीं सकता, ठीक है, तो उसको बिल्डिंग के पास में ही पार्किंग दे देना कि वो पार्किंग स्पेस तक ना जाए इतने दूर। या फिर एक्सेसिबल फॉर्मेट होना कि जैसे अगर लोगों से वो फीडबैक वर्बली ले रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता, ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो उससे लिखित में ले लेना, ये रीजनेबल अकोमोडेशन है। मतलब इस तरीके से मॉडिफाई करना, एडजस्ट करना, साथ ही साथ बर्डन भी ना पड़े और ये भी इंश्योर हो जाए कि जो पीडब्ल्यूडी वाला व्यक्ति है वो एंजॉय कर सके राइट्स इक्वली विथ अदर्स, जैसे दूसरे उस राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी कर सके, बट कुछ चेंजेस, कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ एडजस्टमेंट कर कर। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब देखो इंपॉर्टेंट इसका आगे हमें काम आएगा। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, या फिर डिसेबल पर्सन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, या पेरेंट्स की एसोसिएशन है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के जो पेरेंट्स हैं उनकी एसोसिएशन है, या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड फैमिली मेंबर्स, या फिर कोई वॉलंटरी एनजीओ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या नॉन प्रॉफिट कंपनी भी जो किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रहे हैं जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनके वेलफेयर के लिए, वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, तो उसको हम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे। इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एक बार डेफिनेशन क्लॉज समझ लिया, एक एक वर्ड का आपने मतलब, देखिए जिन्होंने लॉ बनाया, जो लॉ मेकर है, उनको मजा तो आ नहीं रहा था, इतने सारे ZZAB यहां तक डाल दिए इन्होंने। नहीं, जब आप आगे जाके इस एक्ट को पढ़ोगे तो आपको वहां पर प्रॉब्लम तभी आएगी जब आपको डेफिनेशन क्लॉज क्लियर नहीं होगा। एक बार डेफिनेशन क्लॉज क्लियर हो गया ना कि हाँ रीजनेबल अकोमोडेशन क्या है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है, फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी, आगे एकदम मक्खन की तरह चलेगा आपका एक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ZA बात करता है रिहैबिलिटेशन के बारे में। अब रिहैबिलिटेशन बड़ा ही बेसिक है, हम बहुत जगह इस चीज को पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस एक्ट्स में। रिहैबिलिटेशन क्या होगा, अगर हम पीडब्ल्यूडी के रिलेशन में बात करें तो उनको किस तरीके, इस तरीके से उनको फिजिकल थेरेपी देना, ठीक है, जिससे वो उस चीज से उभर सके। अगर उनको किसी को बोलने में, किसी को लर्न करने में किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो उनको उस तरीके से सिखाना, रिहैबिलिटेट करना, जिससे वो एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जी सके, ठीक है। तो रिहैबिलिटेशन मतलब ऐसी प्रोसेस एम्ड एट इनेबलिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी अटेन करना, मेंटेन करना ऑप्टिमल उनके इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल फंक्शन लेवल को। तो आई होप ये क्लियर होगा। Official employment exchange means any office place जो एस्टेब्लिश की गई है, मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, किस चीज के लिए, कलेक्शन एंड फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहां पर ये कलेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, या तो रजिस्टर वगैरह रख के या किसी भी तरीके से ऑनलाइन, जिससे एक इनके पास एक डेटा मेंटेन हो कि किनको जॉब चाहिए, ऐसा पर्सन विद डिसेबिलिटी किनको जॉब चाहिए, किनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ZC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल स्टार मार्क कर लें। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कहां पर दी गई है। तो ZC में स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी दी गई है और बात की गई है स्केड्यूल के अंदर, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके पहले जब 1995 वाला एक्ट था तो वहां पर 7 डिसेबिलिटी थी, 2016 वाले में 21 डिसेबिलिटी है, जिसमें डॉर्फिज्म और बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। एसिड अटैक वाले विक्टिम्स जो होते हैं उनको भी पीडब्ल्यूडी के अंदर यहां पर इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब वही सब है, आप इसको रीड कर लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। यूनिवर्सल डिजाइन मतलब डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, एनवायरनमेंट, प्रोग्राम एंड सर्विसेज टू बी यूजेबल बाय ऑल पीपल टू द ग्रेट एक्सटेंट पॉसिबल। इसका मतलब है कि इस तरीके से डिजाइन करना प्रोडक्ट को, एनवायरनमेंट को, प्रोग्राम को, ऐसी सर्विसेज को इस तरीके से डिजाइन करना कि वो हर कोई उसको यूज कर सके, बिगर उसमें कोई चेंज करके, बिगर कोई स्पेशलाइज डिजाइन बनाकर, इस तरीके से करना। और ये अप्लाई होगा असिस्टिव डिजाइन को, जो कि इंक्लूड करेगा एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर 1 एंड एंटाइटलमेंट के बारे में। सेक्शन 3 इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके साथ इक्वालिटी मतलब इक्वल बिहेवियर हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। ये सब कौन इंश्योर करेगा? ये सब इंश्योर करना, ये सब जो ड्यूटी एक तरीके से है, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की है कि वो इंश्योर करेगी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी जो है वो एंजॉय करें राइट टू इक्वालिटी, लाइफ विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज
और हर इंटीग्रिटी इक्वली विद अदर्स, जैसे दूसरे करते हैं वैसे ये भी करें। तो आप यहां पर देखोगे आर्टिकल 21 आपको यहां पर दिखेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। आर्टिकल 14 पढ़ते हैं, राइट टू इक्वालिटी। तो उनसे कुछ यहाँ पर रिलेट किया जा रहा है। सबसेक्शन 2 अगर हम बात करें, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सारे वो स्टेप्स लेगी जिससे वो यूटिलाइज कर सके कैपेसिटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट, वो एनवायरमेंट उनको दिया जाएगा और उनसे जितना भी उनका मतलब एक तरीके से वो क्या कर सकते हैं, जो उनकी कैपेसिटी है, ठीक है, उसको इफिशिएंट और इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके। देन सबसेक्शन 3 बात करता है, नो पर्सन विद डिसेबिलिटी शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अनलेस इट इज शोन दैट कि वो जो एक्ट या ओमिशन है वो प्रोपोर्शनेट मीन्स में किया गया है, एक लेजिटिमेट कोई एम है उसको पाने के लिए कुछ किया गया है तो ठीक है, अदरवाइज ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 4, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर पर्सनल लिबर्टी ओनली ऑन दी ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी। वंचित नहीं रखा जाएगा पर्सनल लिबर्टी से, किसके ग्राउंड पर, डिसेबिलिटी के ग्राउंड पर, कि कोई व्यक्ति डिसेबल है इस कारणवश उसको उसकी पर्सनल लिबर्टी से वो नहीं करा जाएगा। ये भी हम देखें तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 5, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल टेक नेसेसरी स्टेप टू एंश्योर रीजनेबल अकोमोडेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का ये काम है, वो नेसेसरी स्टेप्स लेंगे, एंश्योर करेंगे, रीजनेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे। अब रीजनेबल अकोमोडेशन क्या है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेफिनेशन क्लॉज में, इसलिए ही बोलता हूं मैं कि डेफिनेशन क्लॉज बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आपने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ लिया, उसके बाद जो भी आगे की सेक्शंस होंगे कहीं ना कहीं वो चीजें यहां पर यूज होती हैं, इसलिए वहां पर डिफाइन किया गया है मतलब। चलिए देन सेक्शन 4 की ओर बढ़ते हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज बात करता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और जो लोकल अथॉरिटी है वो क्या है, वो वैसे मेजर्स लेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो वुमेन और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं वो एंजॉय कर सकें राइट्स इक्वली विद अदर्स, जैसे दूसरे उस चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं अपने अधिकार को, वैसे ही वो भी कर पाए। देन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ये भी इंश्योर करेगी कि जो चिल्ड्रन या वुमेन पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनके पास राइट हो इक्वल बेसिस पे कि वो अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं एज और डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इन व्यू ऑफ देयर एज एंड डिसेबिलिटी। ये सारी चीजें इनको सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा। देखिए बड़ी ही सिंपल सेक्शन है, बड़ी ही सिंपल है, यहां पर अगर मैं नहीं भी समझाऊं तो आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप रीड करेंगे तो। सेक्शन 5 बात करते हैं कम्युनिटी लाइफ के बारे में कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के पास राइट है टू लिव इन दी कम्युनिटी, कि वो कम्युनिटी में रह सकते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये सारे कोशिश करेगी, एंडेवर मतलब होता है एफर्ट, सारे एफर्ट लगाएगी कि जो पीडब्ल्यूडी हैं वो ऑब्लाइज्ड ना हो, ऑब्लाइज मतलब बाध्य ना हो कोई पर्टिकुलर लिविंग अरेंजमेंट में रहने को, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई कंपल्शन ना हो उनके ऊपर। दूसरा बी बात करता है उनको एक्सेस दी जाए रेंज ऑफ इन हाउस रेसिडेंशियल कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज इंक्लूडिंग पर्सनल असिस्टेंट वगैरह उनको दी जाए एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए, नेसेसरी टू सपोर्ट लिविंग विद ड्यू रिगार्ड टू एज एंड जेंडर। आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 की ओर बात करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रुएल्टी एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट। बेसिक सी चीजें हैं, यहां पर एक्ट ही आपका बात कर रहा है कि उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनके साथ कोई क्रुएल्टी ना करे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, राइट टू इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीजों की बात हो रही है। तो वहां पर बात यहां पर आपका सेक्शन 6 कर रहा है कि कोई क्रूअल बिहेवियर उनके साथ ना किया जाए, इनह्यूमन ट्रीटमेंट उनके साथ ना किया जाए। ये मेक श्योर, ये एंश्योर कौन करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंश्योर करेगी कि वो प्रोटेक्ट करेगी पर्सन विद डिसेबिलिटी को फ्रॉम बीइंग सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट उनको ना दिया जाए। सबसेक्शन 2 बात करता है नो पर्सन विद डिसेबिलिटी शैल बी अ सब्जेक्ट ऑफ एनी रिसर्च। कोई भी डिसेबल अगर कोई व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति, उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की जाएगी अनटिल एंड अनलेस, एक्सेप्शन में यह है कि उसकी फ्री कंसेंट हो, इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो, उसको बताकर किया जाए, ठीक है। तो यहां पर विदाउट का मतलब यहां पर आप एक्सेप्शन को करके, ये आपके एक्सेप्शन है, हिज और हर फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट
ऑब्टेन थ्रू एक्सेसिबल मोड्स। एक्सेसिबल मोड हम ऑलरेडी, इसलिए मैंने आपको ये सारे डेफिनेशन क्लॉज के अंदर मतलब बताए हुए हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कोई व्यक्ति कम सुनता है, आपने धीरे से कान में बोल के परमिशन ले ली, समझ रहे हो आप। एक्सेसिबल मोड क्या, कि उस तक वो बात पहुंच जाए। मीन्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रायर परमिशन ऑफ अ कमिटी। साथ ही साथ देखो यहां पर एंड है, और नहीं है कि एक या तो दो, नहीं, एंड लिखा हुआ है, मतलब ये भी, उसकी भी कंसेंट, और साथ ही साथ आपको प्रायर परमिशन लगेगी कमिटी की फॉर रिसर्च ऑन डिसेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर पर्पस बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई होगी, जिसमें नॉट लेस देन हाफ ऑफ द मेंबर्स शैल देमसेल्फ बी ईदर पर्सन विद डिसेबिलिटी, या मेंबर होंगे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम ये डेफिनेशन क्लास में पढ़ चुके हैं रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोलता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसी कमिटी बनाएगी जिसकी प्रायर परमिशन लगेगी, और उस कमिटी में आधे से ज्यादा लोग होंगे, वो या तो वो लोग होंगे जो कि खुद पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले हैं, या फिर वो मेंबर्स होंगे जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, जो कि 2Z में डिफाइन है। आई होप आई एम क्लियर। इसलिए इसका डेफिनेशन क्लॉज पढ़ना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि ऐसी चीजें बीच में आती रहेंगी, और अगर आपने ये मिस आउट कर दिया ना ऊपर कि इसका मतलब क्या है, अरे ठीक है रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ध्यान देना, ठीक है यार छोड़ो, आगे पढ़ते हैं मेन चीजें। तो मेन चीजों में जब ये छोटी चीजें यूज होती है ना, तब हम वहां पर लैग कर जाते हैं और हमें समझ में प्रोविजन ढंग से नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 7 बात करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। देखिए कुल मिलाकर एक ही तरीके की बात हो रही है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसा करेगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वैसा करेगी, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, उनको सपोर्ट, हाई सपोर्ट फैसिलिटीज, ये सब चीजें ही देने की बात हो रही है। तो अगर एक जनरल आपको चीजें समझ में आ गई है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है मेजर लेगी कि वो प्रोटेक्ट करे पीडब्ल्यूडी फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ अब्यूज, किसी भी प्रकार का अब्यूज, किसी भी प्रकार का वायलेशन, किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ ना हो। इस चीज से उनको क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। एंड शैल टेक कॉग्निजेंस, संज्ञान लिया जाएगा अगर अब्यूज हुआ है, वायलेंस हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, और उनको लीगल रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी। स्टेप लिया जाएगा फॉर अवॉइडिंग सच इंसिडेंट, को किस तरीके से रोका जा सके, रिपोर्टिंग वगैरह का प्रोसीजर भी देखा जाएगा। स्टेप लिया जाएगा उनको रेस्क्यू कराने का, प्रोटेक्ट रिहैबिलिटेट विक्टिम्स ऑफ सच इंसिडेंट, अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, उनको उन तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल की जाएगी। राइट, ये आपका 7 का 1 बात करता है। देन 7 का 2, एनी पर्सन और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हु और विच has reason to believe that an act of abuse has been or is being likely to be committed। देखो क्या बात कर रहा है, कोई व्यक्ति या फिर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को ये रीजन टू बिलीव है, वो ये मान रहे हैं कि जो एक्ट ऑफ एब्यूज है, वायलेंस है, एक्सप्लॉयटेशन है, या तो हो गया है या होने वाला है। लाइकली टू बी कमिटेड मतलब होने वाला है, किसके साथ, पीडब्ल्यूडी, उसी के ऊपर तो एक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ। तो वो इंफॉर्मेशन देंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तुरंत, अत्यंत। वो किसको इन्फॉर्म करेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जिस भी लोकल लिमिट में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है या होने वाला है। ठीक है, ये बेसिक चीज है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसेक्शन 3 बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जब ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑन रिसिप्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन वो इमीडिएट स्टेप लेगा। सबसे पहली कोशिश क्या होगी आप बताओ, अगर किसी पुलिस वाले को बताया जाए कि ऐसा मुझे लग रहा है क्राइम हो सकता है, तो पुलिस वाला उसको रोकने की कोशिश करेगा। शैल टेक इमीडिएट स्टेप टू स्टॉप or prevent its occurrence as the case may be, or pass such order as he may deem fit for the protection। उस PWD वाले व्यक्ति के लिए किस तरीके से रोका जा सकता है या फिर प्रोटेक्शन वगैरह देने की यहाँ पर बात की जा रही है। साथ ही साथ में बोल रहे हैं इंक्लूडिंग एन ऑर्डर, और क्या क्या इस ऑर्डर में दिया जा सकता है। तो पहला कि उस विक्टिम को रेस्क्यू कराया जाए, टू रेस्क्यू द विक्टिम ऑफ सच एक्ट। ऑथराइज करेंगे पुलिस को या ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रही है इनके वेलफेयर के लिए, उनकी सेफ कस्टडी उनको दी जाएगी या रिहैबिलिटेट किया जाएगा उन व्यक्ति को। दूसरा बात करता है फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव कस्टडी दी जाएगी पीडब्ल्यूडी को, अगर वो व्यक्ति चाहता है। तो अगर वो व्यक्ति वो मांग रखता है कि भैया मुझे तो खतरा लग रहा है, मुझे प्रोटेक्टिव कस्टडी चाहिए, तो उसको प्रोटेक्टिव कस्टडी दी जा सकती है। देन सी बात कर रहा है टू प्रोवाइड मेंटेनेंस वगैरह दिया जाएगा, खर्चा पानी दिया जाएगा ऐसे व्यक्ति को। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 4 बात करता है एनी पुलिस ऑफिसर हु रिसीव्स अ कंप्लेंट और अदरवाइज कम्स टू नो ऑफ अब्यूज। अब पुलिस ऑफिसर को या तो किसी ने कंप्लेंट करी या उसको पता चला ऐसा अब्यूज, ऐसा वायलेंस, ऐसा एक्सप्लॉयटेशन पीडब्ल्यूडी वाले व्यक्ति के साथ हुआ है, तो वो इन्फॉर्म करेगा उस एग्रीव्ड पर्सन को जिसके साथ ऐसा हुआ है, हिज
और हर राइट कि उसके राइट क्या है, आपके अधिकार क्या हैं, उसको बताएगा कि भैया एक राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 नाम का एक एक्ट है जो कि आपकी अधिकारों के बारे में बात करता है। आप इस सेक्शन के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, आप प्रोटेक्टिव कस्टडी मांग सकते हो, आप मेंटेनेंस मांग सकते हो। उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा। हिज और हर राइट टू अप्लाई फॉर प्रोटेक्शन अंडर सबसेक्शन 2 एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिडिक्शन है टू प्रोवाइड असिस्टेंस। बी बात करता है द पर्टिकुलर ऑफ द नियरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन जो वर्क कर रहे हैं उनके रिहैबिलिटेशन के, उनको वगैरह वगैरह इन्फॉर्म करने की बात है। उनके पास राइट टू फ्री लीगल एड है। ये सब चीजें उनको बताई जा रही हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो आपके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो आपको कस्टडी भी देंगे, सेफ कस्टडी भी देंगे, रहने की जगह भी देंगे, मेंटेनेंस भी देंगे, आपको फ्री लीगल एड अगर आप केस करना चाहते हो कोर्ट में कर सकते हो, आपका 1 रुपए नहीं लगेगा। देन राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और कोई भी अदर लॉ जो इस ऑफेंस से डील करता है उसके अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ये कौन बता रहा है? पुलिस ऑफिसर बता रहा है। किसको बता रहा है? पीडब्ल्यूडी वाले व्यक्ति को बता रहा है। Provided that nothing in this section shall be construed in any manner as to relieve the police officer। अब देखो प्रोविजो क्या बात करता है कि आप जागरूक कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है कि आप बता रहे हो इस एक्ट में ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर रही है, ये ऐसे है, ये ऐसा कर रहा है, एक इंस्टीट्यूशन है, फ्री लीगल एड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बताओगे, आप अपनी ड्यूटी नहीं करोगे, इसका मतलब ये नहीं है। तो नथिंग इन दिस सेक्शन जो भी यहां पर दिया हुआ है ये पुलिस ऑफिसर को रिलीव नहीं करता उसकी ड्यूटी से। आपको आपकी ड्यूटी करनी है अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आई है कि ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 5, इफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फाइंड्स दैट द एलिजिड एक्ट और बिहेवियर कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर द आईपीसी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पता चला कि जो ये एक्ट या बिहेवियर हुआ है, ये जो अपराध हुआ है, ये आईपीसी के तहत हुआ है या कोई और भी लॉ है उसके अंदर हुआ है, तो वो तुरंत फॉरवर्ड करेगा कंप्लेंट किसको? जुडिशियल या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, एज द केस में भी जिसको भी उस मैटर में जुरिडिक्शन होगा। सेक्शन 7 बात करता है, बड़ा ही सिंपल सेक्शन है, प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है कि एब्यूज, वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन अगर पीडब्ल्यूडी वाले व्यक्ति के साथ हुआ है तो क्या क्या चीजें की जाएंगी, कौन क्या करेगा, कहां पर फाइल वगैरह की जाएगी। तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाला पॉइंट जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8 प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी के बारे में बात करता है कि जो पीडब्ल्यूडी वाले कोई व्यक्ति है उसको यहां पर प्रोटेक्शन दी जा रही है, सेफ्टी दी जा रही है। किस केस में प्रोटेक्शन सेफ्टी देते हैं? जब खतरा होता है, जब रिस्क होता है, ठीक है। तो इन सिचुएशन ऑफ रिस्क, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज आ जाएं या नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह आ गया तो उनको प्रोटेक्शन इक्वली दी जाएगी। ऐसा नहीं कि पीडब्ल्यूडी वाला व्यक्ति तो इसको हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे, नॉर्मल व्यक्ति को प्रोटेक्शन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2 बात कर रहा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एप्रोप्रिएट मेजर्स लेंगे ये इंश्योर करने के लिए इंक्लूजन ऑफ पर्सन। किसको इंक्लूड किया जा रहा है? डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति को इन इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी, जो कि डिफाइंड है 2KE में, उनके पर्टिकुलर एक्ट है उनके अंदर डिफाइन है, तो उन्हीं के बारे में बता रहा है कि आपको आपके एक्ट के अंदर ये पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी कोई प्रोविजन होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई है सेक्शन 25 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में, वो मेंटेन करेंगे रिकॉर्ड ऑफ डिटेल ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो पीडब्ल्यूडी वाले ऐसे व्यक्ति हैं उनकी डिटेल्स ये क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, मेंटेन करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में, एंड टेक सुटेबल मेजर्स टू इन्फॉर्म सच पर्सन ऑफ एनी सिचुएशन ऑफ रिस्क जिससे एनहांस कर सके डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। अगर ऐसा कहीं अर्थक्वेक, फ्लड आने वाला, आजकल आपको मालूम है टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, पता चल जाता है कि यहां से भूकंप आ सकता है, ठीक है, टॉर्नेडो आ रहा है या कुछ भी इस तरीके से, तो पहले से इन्फॉर्म किया जा सकता है। और बेहतर, जैसे अगर कहीं पीडब्ल्यूडी वाले व्यक्ति हैं तो उनको लाने ले जाने के लिए जो भी अकोमोडेशन, कुछ जो भी लगेगा, वो सब चीजें जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, तो उसके बारे में यहां पर बात कर रहा है। सबसेक्शन 4 अथॉरिटीज एंगेज्ड इन रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सब्सिक्वेंट टू एनी सिचुएशन ऑफ रिस्क। रिस्क वगैरह के बाद की जो रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, तो वहां पर ऐसे कंसल्ट किया जाएगा कंसर्न स्टेट कमिश्नर को और एक्सेसिबिलिटी दी जाएगी इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। आई होप
क्लियर है, बड़ा ही सिंपल है, इतना कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली चीजें, बट बड़ी ही बेसिक चीजें जो कि आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे भी काफी चीजें हैं जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो वहां मैं जरूर बताऊंगा, एक पर्टिकुलर चीजें बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है, बट यहां पर बहुत ही जनरल चीजें चल रही हैं, तो बस इसको एक बार रीड करके और आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 9 होम एंड फैमिली। कोई भी जो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है, नो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, उसको सेपरेट नहीं किया जाएगा फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स। किस ग्राउंड पर? कि वो डिसेबल है, इस ग्राउंड पर, एक्सेप्ट ऑन एन ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ऐसा आदेश दे दे कि भाई बच्चे के हित के लिए यही सही है कि उसको उसके माँ बाप से अलग कर दिया जाए, तो करा जा सकता है, अदरवाइज कोई भी ऐसा बच्चा जो डिसेबल है उसको उसके पेरेंट्स से अलग नहीं करा जाएगा। किस ग्राउंड पर? ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट, और यहां से एमसीक्यू आ सकता है कि क्या किया जा सकता है, तो इसका एक्सेप्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वेयर द पेरेंट्स आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। तो देखो, अब अगर माँ बाप खर्चा ही नहीं उठा पा रहे, ठीक है, डिसेबल व्यक्ति है, तो ऑब्वियसली दवाई और खर्चा और काफी चीजें लग सकती हैं, तो अगर वो सक्षम नहीं है, ठीक है, वो इतने फाइनेंशियली ही पावरफुल नहीं है कि वो अपने बच्चे की टेक केयर कर सके, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट यहां पर प्लेस करेगी उस चाइल्ड को या तो उसके नियर रिलेशन में, मतलब रिलेटिव वगैरह के पास, और वहां भी नहीं कर पाए तो यहां पर शेल्टर होम वगैरह होते हैं जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या एनजीओ द्वारा रन कराए जाते हैं, वो वहां पर उसको भेज दिया जाएगा। ये आपका सेक्शन 9 है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10 रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में बात करता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं हैव एक्सेस टू एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, उनको वो इंफॉर्मेशन मिले किससे रिगार्डिंग? रिप्रोडक्टिव एंड फैमिली प्लानिंग, बच्चे करने हैं नहीं करने हैं, इस संबंध में उनको वो सारी इंफॉर्मेशन मिले। ये कौन इंश्योर करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। किस समय करने हैं, किस टाइम पे, वगैरह वगैरह। देन सबसेक्शन 2 बात करता है, नो पर्सन विद डिसेबिलिटी शैल बी सब्जेक्ट टू एनी मेडिकल प्रोसीजर व्हिच लीड्स टू इनफर्टिलिटी विदाउट हिज और फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। वही वाली बात है कि ये इनफर्टिलिटी, जैसे सरकार बहुत सारी चीजें इस तरीके से निकालती है, पहले आपने सुना भी होगा, आई डोंट नो, बट ऐसा अगर कुछ है तो उनको उनकी कंसेंट लेना, उनको इन्फॉर्म करना इस बारे में, ठीक है, जैसे नसबंदी वगैरह होती है तो उस बारे में उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी मेडिकल प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं तो उनको इन्फॉर्म, उनकी कंसेंट, फ्री कंसेंट होना बड़ा ही जरूरी है। ये आपका सेक्शन 10 बात करता है। सेक्शन 11 एक्सेसिबिलिटी इन वोटिंग। वोटिंग वगैरह देखो सब डालने जाते हैं वोट, सरकार बोलती है भाई वोट डालने आओ, ठीक है, तो जो ऐसे व्यक्ति जो पीडब्ल्यूडी दिव्यांग व्यक्ति है तो उनको भी वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए कि वो वोट डाल सके, अगर उनको इतना उनको वो एक्सेसिबल मीडिया, ठीक है, वो एक्सेसिबिलिटी दी जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करेंगे कि जो भी पोलिंग स्टेशन होते हैं जहां पर आप वोट डालने डालते हो आर एक्सेसिबल टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि भाई उनके पास वो एक्सेस हो, वहां तक जा सकें, वोट डाल सकें, एंड ऑल मटेरियल्स रिलेटेड टू द इलेक्टोरल प्रोसेस आर इजीली अंडरस्टैंडेबल, उनको समझ में आए कि कैसे क्या करना है। ये सारा इंश्योर कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट में है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इंश्योर करेगा, ठीक है। देन सेक्शन 12 बात करता है एक्सेस टू जस्टिस। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो उनके जो राइट्स हैं उनको वो एक्सेस कर सके, जैसे कोर्ट जाना, ट्रिब्यूनल जाना, ठीक है, कहीं कुछ एब्यूज, कहीं वायलेंस हुआ, कहीं एक्सप्लॉइटेशन हुआ तो केस करना, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी, कमीशन या कोई भी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल बॉडी या फिर कोई इन्वेस्टिगेटिव पावर जो हैं बिगर डिस्क्रिमिनेशन के ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी, ये सारे राइट्स जो हैं, अधिकार जो हैं वो उनको मिल सके, उनका वो एक्सेस कर सके। चलिए, देन सबसेक्शन 2 appropriate government shall take steps to put in place suitable support measure for person with disability, especially those जो अपनी फैमिली से बाहर रह रहे हैं, living outside family, and those disabled जिनको high support चाहिए। इस बारे में हमने डेफिनेशन क्लास में पढ़ा भी था, ठीक है। सबसेक्शन 3 NLSA नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या SLSA जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट इनका गठन किया जाता है। ये क्या कर रहे हैं? ये ऐसे प्रोविजन बनाएंगे इंक्लूडिंग रीजनेबल अकोमोडेशन दिया जाए
टू एंश्योर करने के लिए कि जो पीडब्ल्यूडी वाले लोग हैं उनको एक्सेस हो स्कीम का, प्रोग्राम का, फैसिलिटी का या सर्विस जो ऑफर्ड की जाती है। एक्चुअली क्या होता है, एनएलएसए एसएलएसए क्या करते हैं कि आपके पास आप केस वगैरह नहीं लड़ सकते हो, वो फैसिलिटीज नहीं होती हैं, तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड वगैरह की जाती है। उन सब चीजों से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है। सबसेक्शन 4 बात करता है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल टेक स्टेप्स टू एंश्योर दैट ऑल देयर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर इन एक्सेसिबल फॉर्मेट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये सारे ऐसे स्टेप्स उठाएगी कि भाई जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में हो, एंश्योर करेगी जो डिपार्टमेंट में फाइलिंग हो रही, रजिस्ट्री हो रही है, जो रिकॉर्ड वगैरह स्टोर किए जा रहे हैं वो सब एक्सेसिबल फॉर्मेट में हो, मेक अवेलेबल ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज इक्विपमेंट टू फैसिलिटेट रिकॉर्डिंग ऑफ टेस्टिमोनीज आर्ग्यूमेंट प्रिफर्ड लैंग्वेज में हो कि वो पीडब्ल्यूडी वालों को भी समझ में आ जा ही सके। तो यही सब चीजों से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है। आई होप सेक्शन 12 आपको क्लियर है। सेक्शन 13 से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा यहां तक जो भी हमने पढ़ा। अगर आपको समझ में आया और एंड तक आप देख रहे हैं तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 13 से, वहां पर हम शुरू करेंगे।